हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फाइनेंशियल टिप्स। आज के अपनी इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के Q1 रिज़ल्ट के बारे में। जैसा कि 23 जुलाई 2021 का इसका रिज़ल्ट आ चुका है। अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं तो इसमें कौन कौन सा की पॉइंट्स आप चेक करेंगे, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो कौन कौन सा आप की पॉइंट्स चेक करेंगे, अलग अलग की पॉइंट्स हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और मेरे वीडियो का पूरा देखें, कहीं भी स्किप नहीं करें, हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर ऑलरेडी इसका PDF डाउनलोड कर लिया। रिलायंस के खुद के वेबसाइट पे इसका Q1 का रिज़ल्ट डिक्लेयर किया गया था, मैंने वहाँ से इसे डाउनलोड किया है। और यहाँ पर जो मेन पॉइंट्स है उसे हम लोग यहाँ पर पहले डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद इसका कंसोलिडेटेड रिज़ल्ट को चेक करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उसे हम लोग पहले चेक कर लेते हैं। यहाँ से अगर एज ए लॉन्ग टर्म अगर आप इन्वेस्टर बनना चाहते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में, तो इसमें जो इम्पोर्टेंट अपडेट्स आया है, जैसे इसका कई जगह से टाइप हुआ है, जैसे एडनॉक से इसका टाइप हुआ है। एडनॉक कंपनी हो गई अबू धाबी के नेशनल ऑयल कंपनी का रिलायंस इंडस्ट्रीज रिल से साइन हुआ है एग्रीमेंट टू ज्वाइन न्यू वर्ल्ड स्केल क्लोर अल्कली इथाइलिन डाइक्लोराइड पॉलीविनाइल क्लोराइड प्रोडक्शन फैसिलिटी एट ताजीज़ है क्या, रुवाइस अबू धाबी में। Agreement capitalizes on growing demand for these critical industrial raw materials, leverages strength ADNOC and RIL as global industrial energy leaders। ठीक है, द प्रोजेक्ट विल कंस्ट्रक्ट इन ताजीज़ इंडस्ट्रियल केमिकल जोन। तो ये जो बनेगा प्रोजेक्ट जो होगा ताजीज़ होगा, जिसका इंडस्ट्रियल केमिकल जोन है वो रुवाइस में है, अबू धाबी में। तो पहला जो एग्रीमेंट यहाँ से हम लोग देख लिया। सेकेंड एग्रीमेंट अगर इसका चेक करें, रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड जो सब्सिडी कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का, तो उसका अगर देखिए ये इसने साइन किया डेफिनेटिव एग्रीमेंट विद भारती एयरटेल फॉर एक्विजिशन ऑफ राइट टू यूज स्पेक्ट्रम इन 800 मेगाहर्ट्ज बैंड इन आंध्र प्रदेश, दिल्ली, मुंबई सर्किट्स थ्रू स्पेक्ट्रम ट्रेडिंग। एग्रीमेंट वैल्यू फॉर द राइट टू यूज स्पेक्ट्रम इज़ 1497 करोड़ का है ये। सेकेंड एग्रीमेंट हम लोगों ने देख लिया, पहला था इसका एडनॉक से, दूसरा हो गया रिलायंस जियो इन्फोकॉम का भारती एयरटेल से, और तीसरा अगर हम लोग देख रहे हैं यहाँ से रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का BP अनाउंस द स्टार्ट ऑफ प्रोडक्शन फ्रॉम सैटेलाइट क्लस्टर गैस फील्ड इन KG-D6 ब्लॉक ऑफ ईस्ट कोस्ट इंडिया। सैटेलाइट क्लस्टर इज सेकंड ऑफ 3 डेवलपमेंट कम आउट इज ऑन स्ट्रीम फॉलोइंग द स्टार्टअप ऑफ आर क्लस्टर इन दिसंबर 2020। जियो का अगर गूगल के साथ देखें तो इसका जो आरजिल अलॉन्ग विथ गूगल शोकेस जॉइंटली डेवलप स्मार्टफोन जियो फोन नेक्स्ट, इसका नाम रखिएगा जियो फोन नेक्स्ट। जियो फोन नेक्स्ट कम्स विद ट्रूली ब्रेक थ्रू प्रीमियम कैपेबिलिटीज़ इंक्लूडिंग लैंग्वेज ट्रांसलेशन फीचर्स, ग्रेट कैमरा, सपोर्ट फॉर लेटेस्ट एंड्रॉयड सिक्योरिटी अपडेट्स, अनप्रेसिडेंटेड फॉर अफोर्डेबल स्मार्टफोन्स। तो गूगल के साथ भी इसका टाइप हो रहा है एक स्मार्टफोन्स को जियो फोन एक्स के साथ रिलीज़ करने के लिए। और इसी तरीके से आप देख सकते हैं RGIL है ना जियो का, गूगल क्लाउड आर एम्बार्किंग ऑन ए कॉम्प्रिहेंसिव लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजिक रिलेशनशिप विद गोल ऑफ पावरिंग 5G इन इंटरप्राइज एंड कंज्यूमर सेगमेंट नेशन वाइड। ठीक है, 5G पावरिंग और इंटरप्राइज कंज्यूमर सेगमेंट में भी आएगा, इसका गूगल के साथ भी टाइप हम लोगों ने देख लिया। ठीक है ना। इसी तरीके से इसका अगर रिटेल सेक्टर की बात करें, रिलायंस रिटेल वेंचर लिमिटेड RRVL, ठीक है, RRVL हो गया रिलायंस रिटेल वेंचर लिमिटेड, अनाउंस एक्विजिशन ऑफ कंट्रोलिंग स्टेक इन जस्ट डायल लिमिटेड फॉर टोटल कंसिडरेशन ऑफ 3,497 करोड़ फॉर 40.95%। अगर परसेंटेज वाइज देखें तो 41% के अराउंड इसको मान सकते हैं। फिर उसके बाद इसने वैक्सीनेशन पे क्या काम किया, अपने एम्प्लॉय को कैसा दिया, इस पर यहाँ पे ये डिटेल में दिया हुआ है। और रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की सब्सिडरी कंपनी कंसोलिडेटेड रिजल्ट अगर हम चेक करें जियो प्लेटफॉर्म लिमिटेड JPL का, तो वैल्यू ऑफ सर्विसेज अगर यहाँ से देखें 22,267 Q1 है फाइनेंशियल ईयर 22 का रिज़ल्ट, और इसको कंपैरिजन किया गया है। यहाँ पे Q4 का भी रिज़ल्ट दिखाया गया और Q1 का भी, और यहाँ पे जो कंपैरिजन परसेंटेज चेंज जो करके दिखाया गया विद रिस्पेक्ट टू Q1 ऑफ लास्ट फाइनेंशियल ईयर, दैट इज़ फाइनेंशियल ईयर 21। तो यहाँ से अगर देखें वैल्यू ऑफ सर्विस है 22,267 और Q4 का आया था 21,650 एंड देन Q1 ऑफ लास्ट फाइनेंशियल ईयर 20,277। तो इसके कंपैरिजन में Q1 जो इस फाइनेंशियल ईयर का 22 का और फाइनेंशियल ईयर 21 से कंपैरिजन करें तो 9.8% का चेंज आया है यहाँ पे।
सिमिलरली रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है यहाँ पे 18,952 आया था Q1 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 22 एंड 18,278 Q4 में रिजल्ट आया था एंड देन Q1 ऑफ लास्ट फाइनेंशियल ईयर 17,254। तो यहाँ पे भी अगर परसेंटेज चेंज देखें तो 9.8% चेंज आया था। EBITDA दैट इज़ ऑपरेटिंग प्रॉफिट इसे बोलते हैं 8,892 और लास्ट Q4 का रिजल्ट आया था 8,573 एंड देन Q1 ऑफ लास्ट फाइनेंशियल ईयर 7,332। तो यहाँ पे जो EBITDA में जो चेंजेज आया 21.3% का। और नेट प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो 3,651 ऑफ Q1 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 22 एंड Q4 की बात करें तो 3,510 एंड देन लास्ट फाइनेंशियल ईयर Q1 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 21 की कंपैरिजन करें तो 2,519। तो यहाँ पर जो इन परसेंटेज वाइज अगर बात करें तो यहाँ पे 44.9% का चेंज आया है नेट प्रॉफिट में। इसके डाटा ट्रैफिक की अगर बात करें तो डाटा ट्रैफिक 20.3 बिलियन GB ड्यूरिंग द क्वार्टर, 38.5% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ यहाँ पे हुआ है। ऊपर हम लोग ऑलरेडी जो क्वार्टर रिजल्ट डिक्लेयर किए थे उसमें आ गया था। यहाँ पे वॉइस ट्रैफिकिंग अगर देखें, ट्रैफिक जो आया है 1.06 ट्रिलियन मिनट्स ड्यूरिंग द क्वार्टर, 19.5% ग्रोथ ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। कस्टमर बेस 30 जून 2021 को 440.6 मिलियन, नेट एडिशन ऑफ 42.3 मिलियन कस्टमर ईयर ऑन ईयर, मतलब कि इसका जो डाटा ट्रैफिक भी बढ़ रहा है, वॉइस ट्रैफिक भी बढ़ रहा है और कस्टमर्स भी ईयर ऑन ईयर इंक्रीज़ हो रहा है। यहाँ से परसेंटेज वाइज भी आप देख सकते हैं कैसे इंक्रीज़ कर रहा है ना। क्वांटिटी में अगर देखा 42.3 मिलियन कस्टमर्स इंक्रीज़ हुए हैं जियो में। सिमिलरली इसका जो सब्सिडी प्लेटफॉर्म है कंसोलिडेटेड रिलायंस रिटेल सेक्टर की अगर हम बात करें, वैल्यू सेल्स एंड सर्विसेज यहाँ से Q1 सिमिलरली Q1 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 22 एंड Q1 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 21 एंड आल्सो Q4 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 21 यहाँ पे दिखाया गया है रिजल्ट क्वार्टर का। तो इसमें कंपैरिजन किया गया फिर से यहाँ पे Q1 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 21 से। तो इसमें अगर हम देखें वैल्यू ऑफ सेल्स 38,547 एंड वैल्यू ऑफ सेल्स 31,620 Q1 लास्ट फाइनेंशियल ईयर। इसमें परसेंटेज वाइज चेंज देखें 21.9% का चेंज आया। हालांकि Q4 से यहाँ पे रिज़ल्ट ख़राब आया है उसके कंपैरिजन में। और सिमिलरली रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस देखें 33,566 और लास्ट फाइनेंशियल ईयर का 28,197। तो यहाँ पे हो सकता है कि कोई क्वार्टर का, जैसे क्वार्टर एंड क्वार्टर Q1 का Q2 से, Q2 का Q3 से कुछ डिक्लाइन हो। तो हमको ओवरऑल देखना है कि ओवरऑल इसका रिजल्ट कैसा आया। यहाँ पे भी अगर आप देखें Q4 से कंपैरिजन करेंगे तो यहाँ पे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में भी अच्छा खासा डिक्लाइन आया। बट अगर Q1 ऑफ लास्ट फाइनेंशियल ईयर से कंपैरिजन करें तो 19% का यहाँ पे इंक्रीज़ हुआ है। EBITDA सिमिलरली है ना, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 1941 जो कि काफ़ी ज़्यादा घट गया है Q4 से। ठीक है, Q4 में कहाँ 3,617 है, लगभग 50% के अराउंड, मतलब कि 45% का अराउंड यहाँ पे डिक्रीज़ हुआ है। बट लास्ट फाइनेंशियल ईयर से अगर कंपैरिजन करेंगे Q1 से, जिसमें कि 79.9 लगभग 80% का यहाँ पे इंक्रीज़ हुआ है। इसके अगर मेन बिजनेस की बात करें O2C ऑयल टू केमिकल सेक्टर, ठीक है ना, इस सेगमेंट में अगर बात करें तो Q1 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 22 का कंपैरिजन करेंगे तो यहाँ पे देखिए 1,03,212 सेगमेंट रेवेन्यू और यहाँ कितना था 58,906 और हालांकि Q4 में 1,01,080 था। तो अगर क्वार्टर एंड क्वार्टर भी बात करें तो यहाँ पे भी इंक्रीज़ हुआ और Q1 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 22 और Q1 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 21 से कंपैरिजन करें तो यहाँ पे 75% का यहाँ पे जंप मारा इसने, मतलब इतना परसेंट इंक्रीज़ किया है। सेगमेंट EBITDA की बात करें तो 12,231 एंड 11,407 यहाँ पे इंक्रीज़ हुआ है। और फिर दिन अगर लास्ट Q1 की बात करें तो 8,116, तो यहाँ पे 49.8 लगभग 50% का यहाँ पे इंक्रीज़ हुआ है। ठीक है, तो इसी तरीके से आप देख सकते हैं। सिमिलरली ऑयल एंड गैस, ऑयल टू केमिकल देख लिया हमने। ऑयल एंड गैस की बात करें तो Q फाइनेंशियल 1,281 जो 506 था पहले एंड Q4 में 848 था, जहाँ पे 153% का इंक्रीज़ हुआ है। सेगमेंट EBITDA की बात करें तो 797 इस बार आया Q1 में और Q4 में 482 था और 32 था। कितना परसेंटेज इंक्रीज़ किया है, ज़बरदस्त यहाँ पे इंक्रीज़ किया है। मीडिया बिजनेस की अगर हम बात करें तो वैल्यू ऑफ सेल्स ऑन सर्विसेज 1,419 और Q1 ऑफ लास्ट फाइनेंशियल ईयर से कंपैरिजन करें तो 934 जो 50.9% का इंक्रीज़ हुआ है।
रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 1214 और 807 लास्ट Q1 का अगर देखें तो 50.4% का इंक्रीज़ हुआ है। EBITDA 188, जो हालांकि Q4 से यहाँ पे डिक्लाइन हुआ, लेकिन लास्ट फाइनेंशियल ईयर से कंपैरिजन करें तो Q1 से 596% का यहाँ पे इंक्रीज़ हुआ है। अब यहाँ पे हम लोग कंसोलिडेटेड रिज़ल्ट देख लेते हैं, ओवरऑल मिला करके कितना यहाँ पे हुआ है। तो यहाँ पे अगर हम देखें, कंपैरिजन करेंगे Q1 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 22, Q4 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 21, Q1 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 21 और परसेंटेज चेंज विद रिस्पेक्ट टू Q1 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 21। तो वैल्यू एंड सेल्स सर्विसेज जो है 1,58,862, और यहाँ पे जो भी वैल्यूज़ दिया है किस में दिया हुआ है, करोर्स में दिया हुआ है। यहाँ से आप देख सकते हैं जो भी वैल्यूज़ दिया वो करोर्स में दिया हुआ है। तो 1,58,862 करोड़ का यहाँ पे वैल्यू ऑफ सेल्स एंड सर्विसेज आया, जो कि Q4 के कंपैरिजन में यहाँ पे अच्छा खासा डिक्लाइन हुआ है। बट अगर Q1 से कंपैरिजन करेंगे तो यहाँ पे 57.4% का यहाँ पे इंक्रीज़ हुआ है। EBITDA सिमिलरली, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 27,550, जो कि इंक्रीज़ हुआ लास्ट Q4 के कंपैरिजन में भी 26,602 था, बट Q1 के कंपैरिजन यहाँ पे अच्छा खासा इंक्रीज़ किया है, दैट इज़ 27.6% का यहाँ पे इंक्रीज़ हुआ है। सिमिलरली अगर हम बात करें यहाँ पे प्रॉफिट फॉर द पीरियड बिफोर एक्सेप्शनल आइटम 13,806 हुआ है यहाँ पे। देन लास्ट Q4 में था 14,198 और Q1 ऑफ लास्ट फाइनेंशियल ईयर 8,282, बट Q1 का लास्ट फाइनेंशियल ईयर और Q1 ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर कंपैरिजन करें तो यहाँ पे 66.7% का यहाँ पे इंक्रीज़ हुआ है। प्रॉफिट फॉर द पीरियड अगर आफ्टर एक्सेप्शनल आइटम ले आए तो यहाँ पे आप देख लें 13,806 आया था, और फिर देन 14,995 यहाँ पे डिक्लाइन हुआ है यहाँ से यहाँ पे Q4 और Q1 के कंपैरिजन करें तो, बट Q1 ऑफ लास्ट फाइनेंशियल ईयर से कंपैरिजन करेंगे तो यहाँ पे इंक्रीज़ हुआ है Q1 में, तो 4.2% का यहाँ पे इंक्रीज़ हुआ है। तरीके से अगर हम ओवरऑल रिज़ल्ट अगर देखें तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का Q1 का रिज़ल्ट बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं आया, ठीक आया है। और इसका जो टाइप हुआ अदर कंपनीज़ के साथ, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं इस रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में, तो इसमें क्या करना, आपको SIP करना जब इस कंपनी में डिप आए, ठीक है ना, जब डिप आएगा, जब गिरावट आएगा, तो इसमें एज ए SIP आपको यहाँ पे इन्वेस्ट करना है फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। अगर आप स्विंग ट्रेड करना चाहते हैं, जैसे इसका 25 डे लो चेक करें, 25 डे लो जैसे ही आएगा तो उससे थोड़ा सा ऊपर जैसे उठे तो वहाँ पे आप बाय करें, और बाय करके उसमें क्या करें 5 से 6% का ही टारगेट रखें, क्योंकि स्विंग ट्रेड आप कर रहे हैं, स्विंग ट्रेड में आपको 5 से 6% का ही टारगेट रखना पड़ेगा। 5 to 6% का टारगेट रखें, जैसे टारगेट अचीव हो बेच करके वहाँ से निकल जाएं। फिर इसी तरीके से इसमें जब डिप आए उस बाय करें, 25 डे लो के आसपास आए तो वहाँ पे आपको बाय करना है, थोड़ा सा उसके ऊपर जाने के बाद, और 5 से 6% का आपको टारगेट रखना है। जैसे ये टारगेट अचीव हो जाए आप वहाँ से निकलते जाएं। तो ये दो स्ट्रेटजी बहुत ही अच्छा है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो आप उसमें SIP पे इन्वेस्ट करें जब इसमें डिप आए, और अगर आप स्विंग ट्रेड करना चाहते हैं तो 25 डे लो को आप इसका एनालाइज करें, ठीक है ना, और उसमें स्विंग ट्रेड कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वाचिंग फाइनेंशियल टिप्स। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच शेयर करें।